इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के कितना सीखा 2 का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें सही मिलान करें। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। हमने सही मिलान कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सही मिलान आप इसी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अपनी जो बुक है उसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। रबी की फसल इसमें गेहूं है। जैविक खाद गोबर की खाद है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ये उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय पार्क ये गुजरात में है। और वर्मी कंपोस्ट ये केचुआ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाए। यहाँ पर आपको गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है और सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है। सबसे पहला कथन देखते हैं, आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे। बात बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाएंगे। सबसे पहले आदि मानव ने धातु के औजार बनाए थे, तो सबसे पहले आदि मानव ने धातु के औजार नहीं बनाए थे, आदि मानव ने पत्थर के औजार बनाए थे। तो ये बात यहाँ पर गलत है, आप यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। गाय प्रथम पालतू पशु है, तो गाय प्रथम पालतू पशु नहीं है। कुत्ता सबसे पहला पाला जाने वाला पशु है, तो आप यहाँ पर भी ये कथन गलत है, गलत का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं। अगला कथन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की। ये बात बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। देखिए, धरती पर जो भी जीवधारी है, अगर वो श्वसन की क्रिया करता है तो वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और जब पौधे या फिर जंतु सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ये बात यहाँ पर दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के कुछ नाम हमने लिखे हैं, जैसे धान है, कपास है, गन्ना है, दलहन की जितनी भी फसलें हैं और तिलहन की जितनी भी फसलें हैं, ये दोमट मिट्टी में पैदा हो सकती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद से क्या लाभ है। देखिए, रासायनिक खाद के प्रयोग से तो फसल तो अच्छी हो सकती है, लेकिन इससे मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है, मिट्टी बंजर होने लगती है और फसलों पर भी उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यहीं अगर हम बात करें जैविक खाद की, तो इसके प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ रहती है, उस पर मिट्टी पर उसका खाद का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, फसलों पर भी जैविक खाद का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जब फसलों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसलिए ये मनुष्य के स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं करती हैं, या यूँ कहिए कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब नहीं करती हैं, मनुष्य को बीमारियाँ नहीं होती हैं जैविक खाद के प्रयोग से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। धरती पर जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। आगे देखते हैं। विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों के 2-2 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर जीवों आएगा, जीवों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर विलुप्त जीव है, जैसे लाल पांडा है, लाल तोता है, ये विलुप्त जीव है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं संकटग्रस्त जीवों की, तो 2 उदाहरण लिखने हैं, जैसे गिद्ध है, शाही है, ये संकटग्रस्त जीव हैं। आगे देखते हैं। मैती आंदोलन क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, पहाड़ी इलाकों जैसे गढ़वाल में यहाँ पर लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर
पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई। इसे ही मैती आंदोलन कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इसे मैती वृक्ष कहते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जंगल से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ बताएं। अप्रत्यक्ष लाभों में आप लिख सकते हैं, ये बाढ़ रोकने में सहायता करते हैं, ये बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को भी यहाँ पर लिखेंगे कम, ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं, कम करने में मदद करते हैं। ये अप्रत्यक्ष लाभ हैं। आगे देखते हैं, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भोजन बर्बाद न हो इसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो अगर हम ये देखें भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, भोजन को उतना ही बनाया जाए जितने की आवश्यकता हो, ज़रूरत के अनुसार ही भोजन बनाया जाए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भोजन बनाएंगे तो जो भोजन बचेगा वो हो सकता है खराब हो जाए या बर्बाद हो जाए। भोजन को संरक्षित किया जाए। अगर मान लीजिए भोजन बच रहा है, भोजन बच गया है तो उसे संरक्षित किया जाए। भोजन को गर्म करके रखा जा सकता है, भोजन को फ्रिज में रखा जा सकता है ताकि वो खराब ना हो, ताकि उसे फिर से खाया जा सके। तो इस तरह से उपाय किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यहाँ पर आपको अपनी किताब में एक बार इस प्रश्न को देख लेना है, आपको उसी वृत्त को काला करना है। इसके सही ऑप्शन को हमने यहाँ पर लिखा है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थ का अधिक उपयोग। अगर हम भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए रासायनिक पदार्थों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये हानिकारक है। तो जो हानिकारक है उसके सामने वाले गोले को आप काला कर देंगे। इसी तरह से इसमें एक और प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के सड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो भोज्य पदार्थों को सड़ाने में मुख्य भूमिका किस किस की होती है, जैसे फफूंद होता है, खमीर होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सभी। तो ये सभी जो हैं भोज्य पदार्थों को सड़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन हैं इसमें, ये सभी वाला जो ऑप्शन है उसको आप काला कर देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपने घर में संरक्षित किए गए भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए तथा उनके संरक्षण की विधियां लिखिए। तो आपके घर में कौन कौन से भोज्य पदार्थ कौन कौन सी विधियों से संरक्षित किए जाते हैं। संरक्षित मतलब एक तरह से वो लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उपयोग के लिए उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आपके घर में जो जो भोज्य पदार्थ और किस किस विधि से वो संरक्षित किए जाते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे दूध है, दही है और पकी हुई सब्जियां होती हैं, उनको फ्रिज में रख करके लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। प्रशीतन बोलते हैं इस विधि को। जिनके घर में फ्रिज नहीं है वो दूध को बार बार गर्म कर सकते हैं, समय समय पर गर्म करेंगे तो दूध जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से पकी हुई सब्जी को भी जल्दी से अगर वो ख़राब हमें नहीं होने देनी है तो उसको बार बार समय समय पर गर्म करके रख सकते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। आगे इसी तरह से जैसे पुदीना है, मेथी है, दालें होती हैं, पापड़ होते हैं, बड़ी होती हैं, चिप्स होते हैं, इनको धूप में सुखा करके संरक्षित किया जा सकता है। इस विधि को बोलते हैं निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण वाली विधि से इनको संरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे आम है, अमरूद है, आंवला है, इनको अचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके इनको संरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह से जिनके घर में फ्रिज नहीं है वो दूध को या फिर पकी हुई सब्जी को उबाल करके संरक्षित कर सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जिनमें भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है हमारे घरों में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। सबसे पहले देखते हैं, पौधों की पत्तियाँ के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं। तो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। वृद्धि ऐसा नहीं है कि वो वृद्धि जो है पूरी उम्र तक होती रहेगी, एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, इसके बाद वृद्धि रुक जाती है। आगे देखते हैं, अमरबेल एक परजीवी पौधा है।
अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो अपने आप अपना भोजन नहीं बनाता है। जिस पौधे के ऊपर अमरबेल पड़ी रहती है वो उसी पौधे के द्वारा बनाए जाने वाले भोजन को खाता रहता है। तो ये एक परजीवी पौधा है। इसी तरह से आगे देखिए, नेपेंथेस का पौधा कीटभक्षी है। ये एक कीटभक्षी पौधा है। सभी जीव अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे पौधे हों या जंतु हों, वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ये खाली जगह आप पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 के कितना सीखा 2 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।